हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। बच्चों, हमने स्टार्ट करा था डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में जो काफी इंपॉर्टेंट काम आने वाला टॉपिक। डिडक्शन, जब आप किसी भी पर्सन की इनकम क्या कंप्यूट करोगे, उसकी टैक्स लाइबिलिटी निकालोगे, तो उससे पहले उसको डिडक्शन भी देनी होगी। आप उससे पूछोगे आपने पैसा कहाँ कहाँ लगाया है बताओ, तो उसकी डिडक्शन मिलती है। ठीक है। 80C में डिडक्शन मिलती है। 80C से लेके 80U तक हमारे पास सेक्शन है। ये सारी लिस्ट है 1 by 1, इतनी सारी सेक्शन ये डिडक्शन। तो हमने स्टार्ट करा था बच्चों 80C, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन 80C। अब 80C जब हम पढ़ते हैं बच्चे, 80C में क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, पीपीएफ है, ये 1 by 1 है सारा। एनएससी है, पीपीएफ है, बैंक एफडी है, ये सारा का सारा है। सब मिला के 1,50,000। 80CCC इन दोनों को मिला लो, तब दोनों को मिला के 1,50,000। ठीक है। एडीसी में हमने क्या पढ़ लिया था अभी देखते हैं। बाकी डिडक्शन मैंने बताया था आपको हमेशा कहाँ से मिलेगी, नॉर्मल इनकम से मिलेगी, कभी भी स्पेशल इनकम से डिडक्शन नहीं मिलने वाली। ठीक है। स्पेशल इनकम से डिडक्शन नहीं मिलती, नॉर्मल इनकम से मिलती है। कैजुअल इनकम से नहीं मिलेगी, 112 से नहीं मिलेगी, 111A से नहीं मिलेगी, और सेक्शन 112A से नहीं मिलेगी। ठीक है। सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 111 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से मिल जाएगी। ये 4 स्पेशल इनकम होती है जिन पे टैक्स का रेट डिफरेंट होता है, डिडक्शन नहीं मिलती। सेक्शन 80C में हमने पढ़ा था इंडिविजुअल को मिलेगा और एचयूएफ को मिलेगा मैक्सिमम 1,50,000 मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदोगे अपने नाम पे, सेल्फ, स्पाउस और माइनर चाइल्ड के नाम। ठीक है। एचयूएफ किसी भी एचयूएफ को भी मिलती है। एचयूएफ है जो वो किसी भी मेंबर के नाम पे ले सकता है एनएससी। जो मैच्योरिटी भी अमाउंट मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर और मोर विद शेड्यूल बैंक। यहाँ पर पैसे लगाएंगे तब भी क्या मिल जाएगा आपको, डिडक्शन मिल जाएगी एडीसी में। सारा मिला के है ये। ठीक है। इन्वेस्ट और 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट में अगर आप पैसा डालते हैं, ये भी ईटीसी के लिए एलिजिबल है। या फिर पब्लिक पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप पैसा लगाते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, तो वो भी क्या है, डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। अब अगला पार्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट क्या है अपना, तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट देखें, एलआईसी की बात कर रहे थे हम कि अगर आप एलआईसी करवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी है और गवर्नमेंट करती है इसको प्रमोट। गवर्नमेंट प्रमोट करती है एलआईसी को। देखो, एक पर्सन अपनी फैमिली में अकेला कमाने वाला है, इसके इसके ऊपर कौन कौन डिपेंड है, कि मदर, फादर, ठीक है, ब्रदर, सिस्टर्स, स्पाउस, चाइल्ड, इतने सारे लोग। अगर ये अकेला कमाने वाला है, सपोज करो, ठीक है, ये काम करता है फैमिली, अगर इसका कभी एक्सीडेंट हो जाए या डेथ हो जाए, तो इनको कौन, तो इसलिए इनकी सेफ्टी के लिए, अपनी परिवार की सेफ्टी के लिए क्या कराता है, एक इंश्योरेंस करा लेता है। इंश्योरेंस करा लेता है एक एलआईसी। तो एलआईसी का थोड़ा सा पता होना चाहिए एलआईसी होती। जब हम एलआईसी करा लेते हैं, अब इसकी डेथ हो जाए अगर, ठीक है, अब मान लो इसने एक एलआईसी कराई जिसका सम एश्योर्ड है 25 लाख। इसने 4 प्रीमियम दे दिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इसकी डेथ हो गई, 10 साल तक इसको प्रीमियम भरना था या 15 साल तक। तो इसके जो फैमिली है, जो भी इसका नॉमिनी होगा, उसको 25 लाख सम एश्योर्ड मिल जाएगा। ये होता है एलआईसी। ठीक है। इंश्योरेंस हो जाएगा, थोड़ा सा एश्योर्ड हो जाएगा कि कुछ अमाउंट के जाने के बाद इसकी फैमिली, और गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर। ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हर पर्सन का एलआईसी, इसलिए उसको गवर्नमेंट डिडक्शन दे। अब एलआईसी कैसे करवानी है, देखो, इफ एनी इंडिविजुअल और एचयूएफ, किसको देगी, इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर एलआईसी लेते हैं, पॉलिसी लेते हैं, ठीक है, तो उनको डिडक्शन मिल जाएगी। शैल बी अलाउड, कितना प्रीमियम पे करोगे, जितना प्रीमियम पेड फॉर सच लाइफ पॉलिसी। ठीक है। इंडिविजुअल कैन टेक पॉलिसी इन द नेम ऑफ सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन और एचयूएफ, एंड एचयूएफ फैमिली कैन टेक, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो किसी भी मेंबर के नाम पे ले सकती है। ठीक है। बट डिडक्शन अलाउड होगा 10% सम एश्योर्ड। अब ये क्या कहानी एलआईसी की, जब आप एलआईसी लोगे तो सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन इनके नाम पे लेना है। एचयूएफ वाला
अपनी जो भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो भी मेंबर हैं किसी के नाम पे भी ले सकते। अब बच्चों देखो LIC मैंने ली 10 लाख रुपए का, 10% से ज्यादा प्रीमियम नहीं देना। मैंने कहा मैं तो इंश्योरेंस करा रहा हूँ भाई 5 साल के लिए, एश्योर्ड है इसका 10 लाख। मान लो मैं प्रीमियम देता हूँ हर साल 2 लाख रुपए, ये प्रीमियम तो इसका 20%। अगर 20% मैंने प्रीमियम दिया किसका, सम एश्योर्ड का, सम एश्योर्ड का अगर 20% दिया तो 20 नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 10% ऑफ द सम। गवर्नमेंट चाहती है आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी लें, लंबे टाइम के लिए इंश्योरेंस लें। गवर्नमेंट चाहती है आप इंश्योरेंस लें, सिर्फ डिडक्शन के लिए ना इसको अवेल करें। सिर्फ डिडक्शन चाहिए इसलिए पॉलिसी ना खरीदें, आप अपनी सेफ्टी को देख के पॉलिसी, और सेफ्टी क्या होती है, लॉन्ग टर्म होती है। अपने नाम पे ले लो, सेल्फ के नाम पे, स्पाउस के नाम पे, चिल्ड्रन के नाम पे अलाउड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको अपनी टेंशन है, सेल्फ है, ठीक है, स्पाउस की टेंशन है, चिल्ड्रन उनके फ्यूचर की टेंशन है, तो आप किसी के नाम पे भी ले लो या अपने नाम पे ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब 10 लाख रुपए की पॉलिसी लिया है तो मैक्स, अब मान लो आप 50,000 का प्रीमियम पे करते हो, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है TC। आप 1 लाख का प्रीमियम पे कर दो, इसके 10% से ज्यादा ना हो, जितना लॉन्ग टर्म हो उतना। गवर्नमेंट चाहती है कम से कम एक पर्सन जब LIC ले तो कम से कम 10 साल के लिए तो ले, इसलिए 10% करा हुआ है, ठीक है। वरना क्या होगा देखो, अगर ऐसा ना करे गवर्नमेंट, मैं तो एक LIC करवाऊंगा, कितने की, सीधे 50 लाख रुपए की। अब मैं प्रीमियम कितना दूंगा इसका, 10 लाख रुपए पर है ना, 20% 10 लाख है ना, 10 लाख की रिडक्शन मांग गवर्नमेंट चाहती है नहीं, 20% ना हो, कम से कम कितने साल हो, 10 साल हो, कम से कम वो 10 साल के लिए। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है 10% ऑफ सम एश्योर्ड, 5 लाख रुपए। अब 5 लाख बहुत ज्यादा हो गया तो गवर्नमेंट लेकिन मैक्सिमम रिडक्शन कितनी देती है, 1,50,000, 1,50,000 से ज्यादा नहीं देती। अब देखते हैं लैंग्वेज पे आते हैं अपने, तो लिखा था डिडक्शन इज अलाउड इक्वल टू द प्रीमियम पेड बट मैक्सिमम अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड। जो भी आपने प्रीमियम पे करा हुआ है उसके 10% तक ही मिलेगी। ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी इशू बिफोर, 1/4/2012 से पहले है तो 10% नहीं ले, पहले बेसिकली 20% था, फिर 1/4/2012 को गवर्नमेंट ने चेंज करके इसको 10% कर, ठीक है। फिर 1/4/2013 को एक और चेंज किया था, वो भी बता देता हूं मैं। इफ LIC पॉलिसी हैज बीन टेकन इन द नेम ऑफ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी गिवन अंडर सेक्शन, अगर कोई डिसेबिलिटी है किसी पर्सन को तो उसके लिए 10% नहीं है, फिर 15%, वो 1/4/2013 डिसेबल पर्सन के। अगर 1/4/2012 से पहले की पॉलिसी है तो कितना लोगे, 20। इसके बाद सभी में 10%, और 1/4/2013 से हैंडीकैप पर्सन टाइप का है या डिसेबल पर्सन है, ठीक है, उसके लिए 15%। और देखो एक और बात, इफ डिसकंटिन्यू कर दी जाए अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बिफोर पेइंग प्रीमियम फॉर पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर, 2 साल का तो पे करना है, डिडक्शन जो भी अलाउड करी है उसको इनकम मान लें। कब, जब भी डिसकंटिन्यू, एटलीस्ट 2 ईयर तो आपको मेंटेन करनी है, तो डिडक्शन आपकी रिवर्स नहीं होगी, अदरवाइज जो डिडक्शन पास्ट ईयर में मिली होगी वो रिवर्स। अब बात यह आती है बच्चों, हमने LIC ले ली, अपने नाम पे ले ली। अब देखो एक पर्सन है, इसने LIC ली 5 लाख रुपए, इसका प्रीमियम देता है, मान लो ये 20,000 रुपए, प्रीमियम कितना देता है, 20। सेल्फ में, स्पाउस के नाम पे उस पर भी 20 देता है, ठीक है, अलाउड है। चाइल्ड के नाम पे ले रखा है उसका भी 30 देता है, तो सारा मिल जाएगा, ये सारा मिल जाएगा, कोई दिक्कत। बट किसी पॉलिसी में पॉलिसी के सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा नहीं, याद रख। 1/4/2012 से बिफोर है तो 20%, हैंडीकैप 13 से है तो 15%, ठीक है। पॉलिसी मतलब 1/4/2013 से ली अगर पॉलिसी, क्या है वो 15%। तो LIC देखा हमने, एज पर सेक्शन 10(10)D एनी पेमेंट रिसीव ऑन मैच्योरिटी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी शैल बी एग्जेम्प्ट, ठीक है। अगर कोई एनी पेमेंट रिसीव फ्रॉम ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे जब पैसा आएगा तब क्या होगा, काम की बात, इंश्योरेंस शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम। आप एक LIC ले लो, उससे जो पैसा आपको वापस मिले वो क्या है, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है इनकम। बोनस रिसीव होता है वो भी एग्जेम्प्ट। ए पॉलिसी होल्डर हैज पेड प्रीमियम मोर देन स्पेसिफाइड,
10, 15, 20 से ज्यादा अगर दे देता है किसी भी ईयर में, अमाउंट रिसीव ऑन मैच्योरिटी शैल बी चार्जेबल फ्री टैक्सेबल if the amount has been received on the death of the policy holder it will be exempt from। देखो डेथ के टाइम पैसा मिलता है तो एग्जेम्प्ट, ठीक है, डेथ हो गई अब उसको पैसा मिल रहा है तो बोलो उससे टैक्सेबल तो नहीं। लेकिन अगर आपने किसी भी ईयर में 10% से ज्यादा या 15% या 20% ज्यादा अगर आपने एक बार भी, वैसे तो पॉलिसी ऐसी होती ही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए कि इससे ज्यादा पे करा है और मैच्योरिटी भी अमाउंट मिल रहा है तो वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाए। ठीक है, तो LIC वाला पढ़ लिया हमने, PPF कर लिया, ठीक है, FD करा ली, बैंक FD, पोस्ट ऑफिस FD, ठीक है, और क्या था NS। एक पार्ट और देखते हैं। इफ एनी SSC हैड टेकन अ लोन, ये हाउस प्रॉपर्टी में बताया था मैंने तुम्हें, ठीक है, SSC हैज टेकन अ लोन फ्रॉम अ नोटिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, बैंक वगैरह से आपने लोन, ठीक है, फॉर परचेज या कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल हाउस, मैंने एक लोन लिया घर खरीदने के, लोन लिया किस लिए, घर खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन। जब आप लोन रीपेड करोगे, वापस करोगे, ठीक है, तो डिडक्शन मिल जाएगी इक्वल टू अमाउंट रीपेड बाय द एसएससी, कितना, प्रिंसिपल वाला, इंटरेस्ट की नहीं मिलेगी, जब आप अमाउंट प्रिंसिपल वापस करोगे बैंक, वो डिडक्शन भी कहाँ पे मिलेगी, 80C में मिलेगी। एक लोन ले लो, लोन लिया मान लो मैंने 10 लाख का, इस साल मैंने 1 लाख का लोन वापस कर दिया, 1 लाख की डिडक्शन ले लो 80C में। ठीक है, तो 2 पार्ट मैंने आपको बताए, पहला LIC वाला पार्ट और अपना तो ये लिख लिया बच्चों आपने, ठीक है। तो हमने 2 पार्ट पढ़े, LIC वाला और एक होम लोन आपने लिया था किस लिए, घर खरीदने के लिए या कंस्ट्रक्शन कराने के लिए। घर खरीदने के लिए आपने लोन लिया, उसको वापस करोगे उसकी भी छूट मिलेगी 80C के अंदर, ठीक है। LIC की पेमेंट करते हो उसकी भी रिडक्शन मिल जाती है, कहां पर हमें 80C। आगे के कुछ और पार्ट देखते हैं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, वैसे तो ये सैलरी का पार्ट है, ये मैं सैलरी में आपको अच्छे से कराऊंगा, सैलरी जब चैप्टर करेंगे ना वहां पर। एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट करा कहां पर, स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, SPF पूल, ठीक है, और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में या फिर अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में, यहां पर अगर एम्प्लॉय ने पैसा लगाया तो उसको भी छूट मिल जाएगी, कौन से सेक्शन में, 80C में। आप जॉब करते हो, जॉब कर रहे हो कहीं पर, 80C की छूट मिल जाएगी अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है, कहां पर, स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में या फिर अप्रूव फंड। कुछ ऐसी जगह आपको पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करना है, जिससे हमें क्या मिल जाए, डिडक्शन मिल जाए 80C के। या फिर इन्वेस्टमेंट करा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में, UTI बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट इन UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है इसको, और म्यूचुअल फंड्स में, यहां पर अगर आप पैसे लगाते हैं बच्चों UTI में, ठीक है, इन्वेस्ट यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स वगैरह आप खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में, तो क्या होता है, उससे भी हमें क्या मिलता है, 80C की छूट मिलती है। अब कितने पॉइंट हो गए यहाँ तक एक और देख लेते हैं, चलो पूरा यहाँ तक देखते हैं, फिर 10 के 10 रिवाइज कर। सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम, अगर नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम है, वैसे तो अब कोई नहीं डालता है, स्टार्टिंग में इसकी नीड थी पहले। नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम गवर्नमेंट लेकर आई थी पहले, ये होम लोन अकाउंट स्कीम था एक तो, और NHB नेशनल हाउसिंग बैंक टर्म डिपॉजिट स्कीम 2008। अगर आपने इनमें पैसा डाला हुआ है तो उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी, कहां पर, 80C। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट ऊपर वाले ही थे, कौन कौन से, एक तो हमारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NS, और एक ये मान लो FD वाला, ठीक है। FD कहां पर, पहला क्या था हमारा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, दूसरा FD बैंक में, तीसरा FD पोस्ट ऑफिस में, 3 हो गए डन। चौथा फिर हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पांचवा हमने पढ़ा था LIC के बाद आज हमने करा LIC कौन करवाएगा, इंडिविजुअल या फिर HUF, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक बात नहीं लिखी, रेजिडेंट को मिलेगा या नॉन रेजिडेंट को, तो हम ये मानेंगे दोनों को मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ डिडक्शन ऐसी आएगी जो सिर्फ रेजिडेंट को अलाउड होगी, नॉन रेजिडेंट, हाँ लिखा होगा वहां पे, याद रखेंगे। तो सारी चीजें अभी से आपको 1 by 1 अच्छे से याद रखें, ठीक है। LIC के बाद हाउसिंग लोन,
अगर मैंने घर को खरीदने के लिए या घर बनवाने के लिए लोन लिया हुआ है तो उसकी भी छूट कहाँ मिलेगी, 80C में। एम्प्लॉय पैसा लगाता है कहाँ पर, SPF में या फिर RPF में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या फिर अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है तो वो उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। कौन से सेक्शन में, 80C में। ये होता क्या है सैलरी में डिस्कस करेंगे। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, या म्यूचुअल फंड आप खरीदते हो जो एलिजिबल हो 80C के लिए तो उसकी भी छूट मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में तो सीधा लिखा होगा UTI परचेज किया, आपको छूट दे देनी है, क्या डिडक्शन दे देनी है, कौन से सेक्शन में, 80C में। नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम लिखा है, उठाओ और डिडक्शन दे दो। ये सारा मिला लो तो 10 के 10, सारा मिला के टोटल करा 180 हो गया। 180 की छूट मत दे देना, कितने दोगे, 150 की। मैक्सिमम डिडक्शन आर अलाउड ओनली 1,50,000। अगला देखें, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर खरीद लो, डेवेंचर भी खरीद लो। अब गवर्नमेंट ने बताओ इसको क्यों अलाउड कर दिया 80C में, ये क्या जरूरी था कि अगर कोई पर्सन इक्विटी शेयर खरीद रहा है, शेयर मार्केट में पैसे लगा रहा है, डेवेंचर्स खरीद रहा है, लेकिन कौन से होने चाहिए, फॉर्मिंग पार्ट एलिजिबल इशू वाले होने, तो भी क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। अब ये एलिजिबल इशू क्या होता है, बेसिकली ना आपको ऐसी कंपनी के, ऐसी पब्लिक कंपनी के इक्विटी शेयर या डेवेंचर खरीदने हैं जो पैसा कहां पर यूज हो रहा हो, डेवलपमेंट में, कंट्री के डेवलपमेंट। ऐसी कंपनी, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका नहीं, जो डेवलपिंग कंपनी है, जो डेवलपमेंट, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या कोई कंपनी हॉस्पिटल बना रही है इंडिया के अंदर, कोई स्कूल बना रही है, कंस्ट्रक्शन, ब्रिज बना रहे हैं, फ्लाईओवर, ऐसी कंपनियों के शेयर अगर आपने परचेज करे, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जब कंट्री का डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना, कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, इसलिए कंपनी गवर्नमेंट ने इसको भी अलाउड किया। एलिजिबल इशू मींस ऐसी कंपनी जो डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, रोड्स बना रही हैं, बड़े बड़े हाईवे बना रही हैं, ठीक है, ऐसी उनके जो शेयर्स होते हैं उसको बोलते हैं एलिजिबल इशू। तो अगर आप उनके शेयर खरीदते हो, डिवेंचर्स खरीदते हो, या फिर ठीक है म्यूचुअल फंड वगैरह खरीदते हो डेवलपमेंट कंपनी के, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हमारी सारी, तो वो एलिजिबल इशू का पार्ट होती है। तो एलिजिबल इशू लिखा होगा आपको, कंपनी का टाइप वहां पे नहीं लिखा होगा, जितना लिखा है ना सिर्फ क्वेश्चन में इतना ही लिखाएगा, ज्यादा नहीं आता, सीधा लिखा हुआ एलिजिबल इशू वाले हमने इक्विटी शेयर परचेज, आउट नॉट एलिजिबल वाले खरीदे तो नहीं। ये पार्ट और अपनी बुक में ऐड ऑन कर लो, 7, 8, 9 और 10, फिर एक आध पार्ट और देख लीजिए। पहले का तो डन हो गया ना, 7, 8, 7 में है SPF RPF अलाउड है, UTI अलाउड है, नेशनल हाउसिंग बैंक अलाउड है, नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम लिखा होगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर और डिबेंचर, दिस इज आल्सो अलाउड फॉर 80C। ठीक है, तो ये 10 पार्ट अपने डन हो गए, और देखते टोटल मिला के हमारी 15 इन्वेस्टमेंट है ऐसी। LIC में पैसा लगा लो, NSC खरीद लो, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट कर दो, फिक्स डिपॉजिट बैंक में ले लो 5 साल वाला, या पोस्ट ऑफिस में ले लो, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू SPF RPF LIC, तो इस तरह से सारी चीजें 1 बाई 1। शेयर्स, डिबेंचर, नेशनल हाउसिंग बैंक अलाउड है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करा है किसी ने बॉन्ड्स जो इशू करे थे नाबार्ड ने, नेशनल बैंक एग्रीकल्चरल रूरल एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक है किस लिए, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड तो सुना ही आपने। अगर उसके बॉन्ड्स आपने परचेज करे हैं तो 80C, ठीक है। अगर आपने नाबार्ड्स के बॉन्ड खरीदे हैं तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा आपने डाला है, खुद के नाम पे ही डालना है, किसी और के नाम पे डालना है, सीनियर सिटीजन सेविंग। तो जितना अमाउंट बेसिकली इसमें इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उसकी भी क्या मिलती है, हमें डिडक्शन मिल जाती है, इंटरेस्ट की नहीं मिलती, क्योंकि इंटरेस्ट हैंड टू हैंड मिलता रहता है, कोई टर्म इसमें स्पेसिफाइड नहीं। लेकिन जब मैंने बोला 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया फिक्स, तो वहां पे इंटरेस्ट की भी डिडक्शन हमें आती थी। और क्या है, पेमेंट टू ट्यूशन फीस, कोई SSC अपने बच्चों की ट्यूशन फीस पे, इसको स्कूल को, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, या फिर एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, प्राइवेट कोचिंग से नहीं कह रहा ट्यूशन पढ़ने जाते वाली नहीं, फुल टाइम एजुकेशन होनी चाहिए। SOL में पढ़ रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए नहीं है, फुल टाइम एजुकेशन,
जो रेगुलर कॉलेज जाते हैं, फुल टाइम एजुकेशन वालों के लिए, और मैक्सिमम 2 ही बच्चों की ट्यूशन फीस अलाउड होती है। 2 बच्चों की जितनी एनुअल फीस, मान लो आपने रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लिया, 8-10 हज़ार रुपये पूरे साल की आपकी फीस जाती है, वो उसकी आपको पेरेंट्स को डिडक्शन मिल जाएगी, इट इज ओनली इंडिविजुअल को। लेकिन अगर आपने फॉरेन में एडमिशन ले लिया, वहाँ की ट्यूशन फीस है, तो वो नहीं, इंस्टीट्यूशन इन इंडिया लिखा हुआ इंडिया वाला ही अलाउड होगा, फॉरेन वाला नहीं होगा। वोल टाइम एजुकेशन अलाउड, वोल टाइम एजुकेशन होनी चाहिए, डिस्टेंस वाली एसओएल ओपनिंग ओपन एजुकेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट और ऐड कर लो, फिर 2 पॉइंट बस वो डिस्कस, ये 3 और लिख लो आप, फिर हमारा एटीसी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए डन। और देखते, इन्वेस्टमेंट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट, इसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन है बच्चों, वो अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए, गर्ल चाइल्ड जो कि 10 ईयर से कम है, लेस देन 10 ईयर, गर्ल चाइल्ड लेस देन होना चाहिए किससे, 10 ईयर, उसके नाम पे कुछ पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट। अब जब वो बच्ची 21 साल या उससे बड़ी हो जाएगी, तब वो पैसा मिलेगा। अगर कोई पेरेंट्स ऐसी बच्ची के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं जो 10 या 10 साल से कम है, जब वो 21 ईयर की हो जाएगी, तब वो पैसा आएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट, तो स्पेशली गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करने के लिए क्या होता है ना, उसको भी थोड़ी सी वैल्यू मिल जाए, गर्ल चाइल्ड को भी। वरना इंडिया में क्या होता है, जो बच्चा है, जो लड़का है, उसको तो वैल्यू ज़्यादा मिल जाती है, गर्ल्स को जो गाँव से गाँव वगैरह हैं वहाँ पर थोड़ा सा गर्ल को इतनी वैल्यू नहीं देते, उनको पढ़ाते वगैरह नहीं है। गर्ल्स को प्रमोट करने के लिए एक ये स्कीम चलाई थी गवर्नमेंट ने टाइम पे, सुकन्या समृद्धि। अगर इसमें कोई पैसे इन्वेस्ट करते हैं पेरेंट, ठीक है, गर्ल चाइल्ड के लिए, तो डिडक्शन मिल जाएगी कितनी, 80C। ठीक है, मैक्सिमम तो सारा मिला के वो 1.5 लाख ही है, तो जितना भी इन्वेस्ट करेगा किसके नाम पे करना है, गर्ल चाइल्ड के नाम पे करना है, जो 10 साल या 10 से कम की हो, लेस देन 10 ईयर, स्टार्टिंग में, मतलब इनिशियल एज में जब वो छोटी थी उस टाइम में इन्वेस्ट। और ये पैसा मिलता है बेसिकली जब वो 21 ईयर की हो जाती है, मेजर हो जाती है। या फिर कंट्रीब्यूशन टू एडिशनल अकाउंट एनपीएस, इसको कहते हैं न्यू पेंशन स्कीम। बेसिकली क्या है ना, पेंशन से रिलेटेड है, तो ये हमारे सैलरी वाले चैप्टर में आएगा, वहां पे इसकी डिटेल में डिस्कस। बाकी एनपीएस क्या होता है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एनपीएस बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम। पहले तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते थे उनको पेंशन मिलती थी, पर गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2004 में क्या किया, जो कहा 1 अप्रैल 2004 से जो हमारे न्यू एम्प्लॉय हैं उनकी पेंशन कर दी खत्म। बट देखो प्राइवेट में क्या होता है, जब कोई प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी अपने एम्प्लॉय को पेंशन देती है, तो किस टाइप से देती है, उनकी सैलरी में से कुछ कुछ काट के रख लेते हैं। ठीक है, यानी कंट्रीब्यूट एम्प्लॉय से कराते हैं, कुछ खुद कर लेते हैं। फिर जब वो जॉब खत्म हो जाता है, टाइम खत्म हो जाता है जॉब करने का, उसके बाद पेंशन की फॉर्म में उनको थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट ने भी कहा, अब कंट्रीब्यूट करवा रहे हैं। कंट्रीब्यूट किस में करवा रहे हैं, न्यू पेंशन। ठीक है, तो न्यू पेंशन स्कीम में जब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, या एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूट करवा लेते हैं। ठीक है, तो जब उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं तो पैसा इकट्ठा होता है, और वो पैसा किस फॉर्म में वापस आता है, फिर अपने पास पेंशन की फॉर्म में वापस आता है। तो ऐसा कंट्रीब्यूशन करते हैं अगर आप एनपीएस में, यहाँ पे भी क्या है, सीधे क्वेश्चन में तो हमारे लिखा हुआ सीधे सीधे कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, अगर एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया है तो वहां पे क्या मिलेगा, डिडक्शन मिल जाएगा एटीसी। तो ये 15 पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं, एक बार फिर से फटाफट से रिवाइज करते हैं। एटीसी हो गया अपना डन। देखो एटीसी में हमने सबसे पहले पढ़ा था नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, एनएससी। दूसरा पढ़ा था हमने एफडी, बैंक के साथ शेड्यूल बैंक। फिर पोस्ट ऑफिस एफडी, ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एलआईसी, एलआईसी देखा हमने। फिर लोन लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए, अलाउड है, ओके। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कहाँ पर, एसपीएफ में, आरपीएफ में, ऐसा ही कंट्रीब्यूशन है, वो कहाँ पर है, एनपी। इन्वेस्टमेंट इन यूटीआई, ओके। सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम, होम लोन अकाउंट स्कीम, एनएचबी फ्रॉम एनएचबी क्या है, फिर टर्म डिपॉजिट 1008। इक्विटी शेयर लिया है, डिबेंचर कौन सा, एलिजिबल इशू वाला,
फिर इसके बाद बोला इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड इशू बाय नबार्ड, ठीक है, सीनियर सिटीजन सेविंग, पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी, ट्यूशन फीस कौन सी, फुल टाइम एजुकेशन वाली, ठीक है, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए अलाउड होगी, ओनली इंडिविजुअल को होगी, HUF को नहीं होगी ये वाली डिडक्शन अलाउड। फिर लिखा है इन्वेस्टमेंट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट, गर्ल चाइल्ड लेस देन 10 ईयर, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एडिशनल अकाउंट एन, डालोगे पैसे कभी क्या मिल जाएगा, ATG, सारा मिला के कितना मिलेगा, सारा का सारा मिला दो तब मिलेगा कितना हमें, 1.5 लाख रुपए, सारा का सारा मिला के। ना देखो 80CCC, ये 80CCC का पार्ट है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन वाला, ने लास्ट में पढ़ा ना, तो वो 80CCC का पार्ट बनता है। तो 80CCC, ठीक है, 80C और CCD 3 डिडक्शंस होती हैं। देखो हम पढ़ रहे हैं 80C, इसमें हमने 15 पॉइंट पढ़ लिए, लास्ट में हमने पढ़ा न्यू पेंशन स्कीम, क्या पढ़ा हमने, न्यू पेंशन स्कीम पढ़ लिया। ये आता है बच्चों 80CCC में, और 80CCC में क्या आता है, पेंशन स्कीम आता है, ये भी हम देख लेंगे सैलरी के अंदर। इन तीनों की डिडक्शन अगर मिला ली जाए, इसकी 80C की, CCC की और 80CCD की, सारी मिला के कितनी है, 1.5 लाख। अब ये बात लिखने के लिए इनको क्या करना पड़ा, एक सेक्शन और बना दिया था 80, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें तो ये याद रखना है 80C की सारी डिडक्शन कितनी है, 1,50,000 है। ये पार्ट हो गया डन, इसका कोई क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम करेंगे ATD अगला सेक्शन।